हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे इसका निकाला जाता है और कुछ अपवाद हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, जो लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण कराया उसे देख लेना प्लेलिस्ट में क्रम से बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है थोड़ा थ्योरी ज्यादा है बच्चों, यानी लिखने का प्रोसेस में ज्यादा है ना। मैं समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, लेकिन आपको प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, तो आप बढ़िया लिखते चलें। या यदि किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टेक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49। ठीक है। अब बच्चों, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स फ्री में दे दो, तो क्लासेस पूरा फ्री रहता है। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। किसी बच्चे को प्रॉपर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर है ना SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि प्रॉपर तैयारी करना बच्चों तो आपके पास प्रॉपर नोट्स बहुत जरूरी है ना, और आप किसी भी बोर्ड से हैं सभी के लिए हेल्पफुल है। 9685 29 91 49। ओके, चलिए शुरू करें बच्चों। तो आप सबको पता है संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है बच्चों। डी जो ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें ही कहा जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, इस डी ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है सर, इस डी ब्लॉक के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो बच्चों 3D संक्रमण श्रेणी है ना, 3D संक्रमण श्रेणी, ठीक है, या 3D श्रेणी आप जो भी लिखना चाहो बच्चों, 3D बच्चों। दूसरा जो होगा वो 4D होगा, तीसरा जो होगा बच्चों वो 5D होगा, और जो चौथा होगा वो 6D होगा। ये संक्रमण श्रेणी है बच्चों। 1 मिनट, ठीक है, यहां पर संक्रमण श्रेणी लिखना ही पड़ेगा, संक्रमण श्रेणी। ठीक है, लिख देते हैं सर, संक्रमण श्रेणी। ओके, चलो, और बच्चों ये भी 5D संक्रमण श्रेणी। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने कल समझा दिया था, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कराना जरूरी है, संक्रमण श्रेणी। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। आज का हमारा टास्क है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान रखिएगा, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना बच्चों, इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार करना है, और मैं उतना ही समझाऊंगा जितना कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों हेल्पफुल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, चलिए शुरू करें बच्चों। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका रीजन ये है कि भाई जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है बच्चों। कहां, डी कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, उपकोष का मतलब यही होता है बच्चों। जैसे आप लोगों को लगता है डी उपकोष का मतलब और कक्षक का, जैसे देखो बच्चों, देखो भाई आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है बच्चों, कोई परमाणु है, क्या बच्चों, परमाणु है ना, परमाणु में आपका कोष पाया जाता है बच्चों। जैसे नाभिक है, ये नाभिक है, क्या है, नाभिक है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है बच्चों। जैसे पहला पथ हो गया, दूसरा पथ हो गया, तीसरा पथ हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसा आपका चौथा पथ भी हो सकता है। तो इनमें आपके कोष के अंदर उपकोष होता है। जैसे इसमें केवल S उपकोष बच्चों, S उपकोष, केवल और केवल S, पहले में S, और इसमें बच्चों S और P, तीसरे में बच्चों S P और D, और जो चौथा नंबर है बच्चों इसमें S P D और F उपकोष होता है। ये तो सबको पता है ना। ठीक है बच्चों, SPD है, ये याद रखिएगा, SPD, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, जो तीसरा है बच्चों उसमें 3 उपकोष, 3 उपकोष कौन कौन से, S P और D। क्लियर, चीजें क्लियर बच्चों। यानी जो पहला कोष है उसमें S उपकोष, इसके अंदर कक्षक पाया जाता है। जैसे मान लीजिए S में एक कक्षक होता है, सबको पता है ना,
कि S में केवल एक कक्षक होता बच्चों। यदि P में बात करें तो P में 3 कक्षक होता है ना। यदि हम D में बात करें बच्चों तो D में आपके पास 5 कक्षक होते हैं बच्चों। कितने कक्षक? 5। F में बात करें बच्चों तो F में आपके पास 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये तो ये आपके पास कक्षक है बच्चों। क्या? कक्षक। यदि कोई बोल दे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में प्रवेश करता है या P कक्षक में प्रवेश करता है या P उपकोष में प्रवेश करता है तो परेशान मत होना भाई, है ना। उपकोष के अंदर कक्षक पाए जाते हैं बच्चों। उपकोष के अंदर क्या पाए जाते हैं? कक्षक पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर S कक्षक बोल दिए, D कक्षक बोल दिए, D उपकोष बोल दिए। तो कभी कभी लोग शब्द से परेशान हो जाते हैं ना कि सर हमारे बुक में तो D उपकोष लिखा था। अरे भाई D उपकोष है और D कक्षक, यानी उपकोष के अंदर कक्षक भी है। तो D के कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्षक में ही प्रवेश करता है। जैसे D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, S में 2 हो सकता है, P में 6 हो सकता है, D में अधिकतम 10 हो सकता है, इसमें अधिकतम 14 हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कक्षक है। कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बच्चों, ये कंडीशन होता है। तो संक्रमण तत्व ऐसे तत्वों को कहा जाता है जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करता है। और बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि आंशिक रूप से भरा हो, यानी पूर्ण ना भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो बच्चों। देखिए ना, बढ़िया आंशिक पूर्ण उपकोष होते हैं। आंशिक पूर्ण उपकोष मतलब आंशिक रूप से पूर्ण उपकोष, यानी पूरी तरीके से पूरे भरे नहीं रहते बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि जिंक जो है बच्चों, परमाणु क्रमांक क्या है? 30 है। इसमें बच्चों 3D में 10 के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में साफ लिखा रहता है कि जिंक को हम संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते हैं या संक्रमण धातु क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि डी में बच्चों पूर्णतः 10 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बीच से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को तो लगता है कि सर ने पढ़ाया ही नहीं, सर ने ये चीज पढ़ाया ही नहीं, पूरा थ्योरी नहीं देखते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। क्वेश्चन बीच से ही पूछ देता, अब क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए। क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि भाई जिंक को हम संक्रमण धातु नहीं मानते। क्यों? क्योंकि भाई संक्रमण धातु का परिभाषा यही है कि जो डी कक्षक है बच्चों आंशिक रूप से भरा हो, यानी कहीं ना कहीं वो रिक्त होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, तभी वो संक्रमण करेगा, किसी के साथ क्रिया करेगा। लेकिन पहले से वो फुलफिल है, 10 के 10 पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो संक्रमण धातु की श्रेणी में नहीं आएगा। सिंपल है। ऐसे तत्व जिनके वास्तविक रूप से समान रूप से पाए जाने वाले आक्सीकरण अवस्था में उपांतिम कोष में आंशिक पूर्ण उपकोष होते हैं। आंशिक पूर्ण उपकोष मतलब डी कक्षक में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भर रहते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये कहानी क्लियर है। संक्रमण तत्व की परिभाषा अलग अलग बुक में अलग अलग भी मिल सकता है कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों डी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें हम डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व का परिभाषा यही है कि भाई डी ब्लॉक के ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब, या ऐसा भी कह सकते हो कि डी का जो कक्षक बच्चों आंशिक रूप से भरा हो, है ना, पूर्ण भरा ना हो, वो आपका संक्रमण तत्व कहलाता है। ठीक, मैं अपने भाषा में ही बताता हूं, परेशान ना होना, नोट्स में सारा चीज मेंशन रहता है। चलिए, संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या है भाई? देखो भाई, सबसे पहली बात तो संक्रमण धातु यदि हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी है बच्चों, स्कैंडियम की ही बात करता हूं, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाऊंगा। स्कैंडियम 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 है। ठीक है, अब ऐसे में बच्चों ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, एक तो s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी आसानी से निकल जाएगा। इसका 3d1 और 4s2। और जो D में बच्चों 5 कक्षक में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये भी आसानी से निकल जाएगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये तो बाह्यतम कोष का है, तो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकलता है, तो वो और बहुत जल्दी से निकल जाएगा, बहुत जल्दी से क्रिया करने के लिए, है ना, आतुर रहता है। तो यहां पर सबसे पहली बात, यदि किसी के घर में जगह है तो लोगों को बैठा भी सकता है। जैसे यहां पर देखो, स्कैंडियम के पास बढ़िया प्लेटफॉर्म बना हुआ है और खाली जगह है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 2 4 6 8, है ना, और 2 2 4 2 6 8 1 9 इलेक्ट्रॉन आसानी से बैठा सकता है। मतलब 2 लोगों के बीच समझौता कराना है तो आपके पास पर्याप्त जगह होना चाहिए। जैसे आपके घर में
यदि मान लीजिए एक बड़ा बैठा खाल है और किसी का पंचायत बैठाना है तो आपके पास जगह होना चाहिए, तभी वो सुलझ सकता है। तो जो संक्रमण धातु है बच्चों, एक अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म यानी प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म प्रदान करना मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए स्थान देना, और जो स्थान देता है वो अच्छा उत्प्रेरक होता है बच्चों। तो ये जो संक्रमण धातु के जो तत्व है ना बच्चों, ये बढ़िया उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आगे चलकर फिजिकल प्रॉपर्टी में ही, भौतिक गुण में ही आप पढ़ोगे बच्चों, उत्प्रेरक अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि संक्रमण धातुओं में स्थान, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उत्प्रेरक का काम क्या है, दोनों को आपस में अपने पास बुलाना और मिला करके भैया लो जाओ, है ना। तो भाई ये चीज होता है, उत्प्रेरक का काम होता है। तो ये अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बच्चों ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है जैसे मान लीजिए इसमें निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करता है बच्चों। डी के दो खंड होते हैं, एक निम्न ऊर्जा स्तर और एक उच्च ऊर्जा स्तर। जब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो दृश्य प्रकाश के किरणों को अवशोषित करता है। जब दृश्य प्रकाश के किरणों को अवशोषित करेगा तो कुछ रंगों को तो अवशोषित कर लेगा, और जिस रंगों को अवशोषित नहीं करेगा वो हमें दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि जो संक्रमण धातु होते हैं बच्चों, वो रंगीन आयन बनाते हैं। दूसरी बात, इसमें रंगीन आयन बनाने का कारण है इलेक्ट्रॉन का बच्चों, जैसे खाली कक्षक पड़े हुए हैं बढ़िया, उन्हीं में वो कूदते रहते हैं, मचलते रहते हैं। और जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो दृश्य प्रकाश को अपने ओर आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ को क्या कर देते हैं, है ना, बाहर निकाल देते हैं। जो बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है वही रंग उस धातु का हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इनके गुणों में देखेंगे। देखो बच्चों, ये कठोर तथा उच्च गलनांक धातु है भाई। धातु मुख्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र अपवाद है केवल मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा संक्रमण धातु है जो कि भाई या डी ब्लॉक का तत्व है या धातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो है बच्चों मरकरी। क्या है बच्चों, मरकरी। ओके, ठीक है बच्चों। चलिए, यानी कुल मिलाकर के संक्रमण धातु कठोर होते हैं। कठोर है तो उनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, सिंपल है। ठीक, ये अन्य धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व है बच्चों, वो थोड़ा सा, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो आपका एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व, उसमें क्षारीय धातु, क्षारीय मृद धातु, वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ा सा ये कम क्रियाशील होते हैं बच्चों। ठीक है, यदि हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो अपेक्षाकृत, अपेक्षा अन्य धातु की अपेक्षा, ऐसा नहीं कि क्रियाशील नहीं, क्रियाशील है लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, क्योंकि इनके पास बड़ा सहनशीलता की क्षमता है भाई, आसानी से बोलते हैं भैया हम कोई दिक्कत नहीं है, क्रियाशील है, लेकिन हम दिखावा नहीं करते हैं, समझ रहे हो। ये रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन के पीछे रीजन मैंने बता दिया कि इनके पास कक्षक है भाई, कई सारे कमरे हैं। आप मान लीजिए आपके घर में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी है ना, अपने देहात भाषा में भैया कहते हैं ऊपर जा रहे हैं हम। मान लीजिए एक ही फ्लोर है, नीचे रहते हो, जब ऊपर आते हो तो आपको एनर्जी ज्यादा लगती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है ना, अरे भैया अटारी बोलते हैं अपने देहाती भाषा में कि हम अटारी जा रहे हैं, वहां सोएंगे, है ना, हम छत में जाके सोएंगे। और जब नीचे से ऊपर छत में जाओगे तो एनर्जी होगा कि नहीं भैया आपके पास लास्ट, तो वही एनर्जी भैया इनको भी देना पड़ता है, तभी ये निम्न से उच्च ऊर्जा में जाते हैं। और दृश्य प्रकाश में कई रंग होते हैं, तो भैया मैक्सिमम वो अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जिस रंग को अवशोषित नहीं कर पाता वही रंग दिखाई देता है, ये रंगीन आयन बनाता है बच्चों। अनुचुंबकीय गुण होता है। यदि मान लीजिए डी कक्षक में बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी पता है कि यदि कोई अकेला है तो साथी को खोजने में, साथी को ढूंढने में वो मदद करेगा, साथ में बोलेगा मेरे पास आ जाओ, तो आकर्षित करने की क्षमता होगी, इसलिए वो अनुचुंबकीय गुण, यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ा बनाने के लिए खींचने की क्षमता रहता, भैया आ जाओ मेरे साथ, संगत कर लो, दोस्ती कर लो, मैं अकेला घूमता हूं, इसलिए अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। परिवर्ती संयोजकता, इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर ये डी से भी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एस का भी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता बच्चों, इसलिए परिवर्ती संयोजकता और आक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। ये उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। मैंने कहा ना उत्प्रेरकीय गुण क्यों, क्योंकि आवश्यक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो प्रदान करते हैं, और इनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है भैया, पर्याप्त कक्षक है, आ जाओ भाई, हम आकर के आपका समायोजन करते हैं। अधिकांश जटिल यौगिक बनाते हैं। जटिल यौगिक बनाने का तात्पर्य यही है कि कई सारे परमाणुओं को आपस में जोड़ रखने की क्षमता रखते हैं बच्चों, इसलिए जटिल यौगिक बनाते हैं। जिनके पास पर्याप्त जगह है ना,
वो सब में आगे माहिर। आप गांव में देखो बड़ा व्यक्ति कौन होगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास जगह होगा, जिसके पास बड़ा घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा। तो ऐसे में तो महान व्यक्ति तो जटिल यौगिक कौन बनाएगा, जिसके पास पर्याप्त जगह है ना, इलेक्ट्रॉन को बैठाने में, तत्वों के साथ क्रिया करने में। तो ये संक्रमण धातु है बच्चों, ये जटिल यौगिक बनाते हैं उपसंयोजी। 1 मिनट बच्चों। भैया 2-3 दिन पहले तबीयत खराब था ना, तो खांसी अभी भी सही नहीं हुआ है। ठीक है, फिलहाल यहां तक तो क्लियर ही है। आगे की कहानी शुरू करें बच्चों। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे पहुंचते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेंगे बच्चों संक्रमण धातु से, है ना। 3D मैंने कहा ना कि 2, कभी यदि एग्जाम्पल में क्वेश्चन आए ना तो केवल 3D और 4D का ही आता है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर 3D 4D हमने पढ़ा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई रुक जाओ, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। पीरियडिक टेबल मिल जाए तो अच्छी बात है। लेक्चर नंबर 1 ये था अपना, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 ये था अपना पीरियडिक टेबल। ठीक है बच्चों, ये आपका स्कैंडियम देखो भाई, इसका ट्रिक भी बताया था, सचिन तेंदुलकर, फेरी, क्रेजी मैन, फिर कोनी काजी। ठीक है, ये आपको बताया था बच्चों। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पर पड़े तो आगे कूद जाना। ठीक है बच्चों, यहां पे ला हाफ्ता बरना रे, और इधर है ना पिटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, वो इधर पिटेंगे और हंसेंगे। यहां पर बच्चों अच्छा आर डी शर्मा बुक है। ठीक है, मैथ का बच्चों है ना, डिफिकल्ट रेंज के क्वेश्चन या सवाल है उसमें। तो ये ट्रिक भी मैंने आपको कराया था, ये ट्रिक बताया था आपको बच्चों। इन दोनों का क्या करना है बच्चों, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है। स्कैंडियम से टाइटेनियम यहां तक बच्चों, और यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इनका। ठीक है, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। इसमें बच्चों जैसे यहां पर क्रोमियम जो है अपवाद, मैं बता देता हूं बच्चों, इसमें जो क्रोमियम है ये अपवाद है, इसके ये अपवाद की बात करेंगे बच्चों। क्रोमियम, फिर बच्चों आपका कापर, ये अपवाद है। ठीक है बच्चों, इसके बाद 2 ये आपका अपवाद है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक छोड़कर ये अपवाद है बच्चों। टोटल 5 अपवाद है ना, और इसके बाद एक छोड़कर ये अपवाद है। इसमें 5 अपवाद है बच्चों, 5 अपवाद है। ठीक है, कितने अपवाद है, 5 अपवाद। ठीक है, प्लेटिनम भी है। 1 मिनट, 5 अपवाद गलत तो कर दिया क्या मैंने भाई? यहां पर अपवाद कौन कौन से हैं, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ भाई, 3 लगातार हैं। पहले अपना नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ये लगातार है। चलो ठीक है, ये तीनों लगातार है। अच्छा सर ये वाला है, ठीक है, ये अपवाद है भाई साहब, इसमें ये अपवाद है, ये तीनों लगातार अपवाद है बच्चों, ये तीनों। थोड़ा सा और ये वाला अपवाद नहीं है ना, इसमें ऑलरेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, 1 2 3। माय गॉड, इतने अपवाद हैं यार, इसमें तो बहुत ज्यादा अपवाद है भाई, है ना। मतलब इसके बाद ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है। टोटल इसमें 6 अपवाद। ये चीज याद करना पड़ेगा, यही थोड़ा सा कठिन लगता है, इसी को थोड़ा सा कठिन मैं बताऊंगा अपवाद, चिंता ना करो, थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये सोचता हूं भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय आप वाहु का जब नियम करेंगे ना, तो भाई वो पालन नहीं करेगा, इसको आप अपने हिसाब से ही करेंगे, इसलिए वो अपवाद है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो ये 6 अपवाद हैं। ठीक, 6 अपवाद हैं। ठीक है बच्चों, और यदि मैं इसमें बात करूं तो इसमें तो मात्र आपके पास लगभग 2 ही अपवाद है, प्लेटिनम और गोल्ड। ये प्लेटिनम और गोल्ड, इसमें 2 ही अपवाद है। ठीक है, ये 2 अपवाद, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। इसको है ना बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन याद रखना 2 के बाद 2 अपवाद,
फिर एक के बाद 3 अपवाद, 4 अपवाद, पूरा खत्म। और इसमें प्लेटिनम है बच्चों और सोना गोल्ड है। इसको मेरे को भी भूल जाता है क्योंकि अपवाद, ये जो 2 अपवाद हैं ये बहुत पॉपुलर है और इसी से क्वेश्चन आता है ना। तो फिलहाल ये अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों तो यहां से आपको परेशानी होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए यहां पे थोड़ा सा बता दिए हैं ताकि परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इसके बाद सारे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। चलिए एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो सर। जैसे मैं बात करता हूं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्कैंडियम का 21 होता है बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की विशेषताएं लास्ट में बताएंगे। 2s2, फिर बच्चों आपका 2p6, 3s2 3p6, बच्चों 3d में बाद में भरा जाता है, 4s में पहले भरा जाता है, 4s2 3d1 हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूं, यदि मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो कितना परमाणु क्रमांक हो गया, यहां से यहां तक बच्चों परमाणु क्रमांक कितना हो गया बताओ। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 जो परमाणु क्रमांक है वो किसका है बच्चों बताओ, आर्गन का है। किसका है, आर्गन का है। किसका है, आर्गन का। मतलब यहां से यहां तक आर्गन हो गया और ये 3d1 हो गया बच्चों और 4s2 हो गया। बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम, चाहे आप बच्चों चाहे आप ऊपर वाले को करो चाहे नीचे वाले को करो, क्योंकि यहां से यहां तक आपका आर्गन हो गया। तो सभी में हम इसको बार बार थोड़ी ना लिखते रहेंगे, सभी में थोड़ी ना लिखते रहेंगे, क्योंकि आपके बुक में भी ऐसा लिखा मिलता है। तो आप लोग कहोगे सर ऐसा क्यों कर दिए, इसको ऐसा इसलिए कर दिया गया क्योंकि यहां से यहां तक आर्गन आपका सेट हो गया, बाकी आपका 3d1 4s2 है ना। 3d1 4s2 है बच्चों, 3d1 4s2 है। ठीक है, चीजें क्लियर है, चलो समझ में आ गया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई साहब यहां से यहां तक यानी परमाणु क्रमांक बच्चा 18 जो है आर्गन का है, तो 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में रहता है, इतना में 18 है तो इसको हम आर्गन रिप्रेजेंट कर दिए बच्चों। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि सर हम ज्यादा ना लिख करके हम यदि आर्गन का पता कर लिए कि स्कैंडियम है परमाणु क्रमांक 21 है, तो आर्गन का हमें 18 तक हो गया और 18 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन है तो किस में प्रवेश करेगा, 3d1 और 4s2 में प्रवेश करेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब हम टाइटेनियम की बात करेंगे प्यारे बच्चों, परमाणु क्रमांक कितना 22, तो बोलोगे सर आर्गन 18 तक तो ठीक है, बचेंगे 4 क्योंकि 22 है बच्चों। तो पहले किस में प्रवेश करता है, 4s में प्रवेश करता है और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, एक के बाद 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, इसके बाद हम वेनेडियम में पहुंचेंगे, परमाणु क्रमांक कितना होता है 23 बच्चों। तो यहां पर आर्गन रहेगा, आर्गन में कितने 18 भर गए तो बचे कितने बच्चों, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 हो जाएगा। आगे चलेंगे बच्चों, फिर क्रोमियम में। अब देखना इसी को अपवाद कहते हैं। अपवाद कैसे, 18 तो हमने भर दिया, अब भरना कितना चाहिए, 3d में बाद में भरेंगे, 4s में 2 भरना चाहिए और इसमें 4। लेकिन बच्चों यहां पे जो है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, किसके स्थायित्व को, जैसे डी कक्षक या तो अर्धपूर्ण हो, डी कक्षक में बच्चों डी कक्षक में या तो अर्धपूर्ण हो। अर्धपूर्ण का मतलब सर जैसे 5 कक्षक हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो तो ये अर्धपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, वहीं पे यही जो डी कक्षक है इसमें 5 कक्षक हैं बच्चों, इसमें दोनों में 2-2 मतलब सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अर्धपूर्ण कहलाता है। ये अर्धपूर्ण है प्यारे बच्चों, ये क्या है अर्धपूर्ण, और ये पूर्ण कक्षक है। क्या है, पूर्ण कक्षक। तो या तो अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण कक्षक हो तो अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए बच्चों यदि किसी में 4 है तो वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए s का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे मैं कहता हूं कि 3d4 मैंने किया और 4s2 है तो s का 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो 3d5 हो गया और 4s1 हो गया। मतलब d में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन अर्धपूर्ण अधिक स्थायी हो गए बच्चों। तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए s का 1 इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए s का 1 इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। इसलिए बच्चों यहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d5 4s1 हो गया। इसके बाद क्रोमियम के बाद मैग्नीज आता है बच्चों, है ना, मैग्नीज आता है, परमाणु क्रमांक कितना 25। तो भाई आर्गन मतलब 18 बिक गया,
18 के बाद 4s2 तो 20 हो गया बच्चों, बचा 5 तो 3D में 5 हो गया। ये चलता रहा बच्चों, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये भी अधिक स्थायी तो ये भी अधिक स्थायी। ठीक है, आगे बात करते हैं, बच्चों आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। आयरन का परमाणु क्रमांक 26, फिर बच्चों कोबाल्ट तो 27, आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, ठीक है 28, इसका परमाणु क्रमांक 29, इसका परमाणु क्रमांक 30। आर्गन तो सभी में रहेगा प्यारे बच्चों, आर्गन तो सभी में रहेगा, क्योंकि आर्गन 18 तक में कोई इसके छेड़खानी नहीं होगा, 18 तक में कोई छेड़खानी नहीं होगा, तो आर्गन तो सभी में रहेगा, आर्गन सभी में रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं रहेगा। अब बच्चों जैसे यहां पे 3D और 4s, 3D 4s सभी में रहेगा, 3D 4s, 3D 4s, 3D 4s। देखो बच्चों बड़े प्यार से समझेंगे, चिंता ना करो। देखो आर्गन को होता है 18, तो 18 तक खत्म, ठीक है बच्चों, 2s में भर दिया तो 20, बचे 6 तो इसमें 6 भर दिया। फिर प्यारे बच्चों कोबाल्ट 18 खत्म, आर्गन तक बचा 2 तो ये 20 तो ये 7 हो गए बच्चों। फिर ये 2 तो 20 और ये 8 हो गए बच्चों, 28 है। फिर यहां पर बच्चों, यहां पर इस बार 1 होकर के यहां पे 10 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण हो गया ना। देखो ना बच्चों, यहां पे 9 आना चाहिए भाई, 8 के बाद 9 ना आना चाहिए, लेकिन ये 10 क्यों हो गया? क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन यस का ले लिया। इसलिए तो कहते हैं कि इसमें आपको मैंने बताया ना, इसमें 2 अपवाद हैं प्यारे बच्चों, एक तो क्रोमियम अपवाद है और एक तो कॉपर अपवाद है, ठीक है, तो इस कारण से ऐसा हो गया। इसके बाद बच्चों 30 है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, बचे 10, तो ये हो गया बच्चों। और इसी जिंक में बच्चों 3D10 हो गया, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन ना होकर के पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए इसे हम जिंक को संक्रमण धातु नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते बच्चों? संक्रमण धातु नहीं कह सकते। बताओ बच्चों, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, है ना? मजा आया कि नहीं क्लास में यार? हाँ, आप लोगों को लगेगा कि सर आपको थोड़ा सा है ना यहाँ पे कंफ्यूजन था, आप याद आपको है कि नहीं, तो ये थोड़ा सा भैया ये वाला है ना, इसमें मैं आपको बता दूंगा अगला जो स्टडी आएगा इसमें कौन कौन से। हाँ भाई कहाँ गया भाई ये चीज, ये अपवाद वाले तत्वों को आप लोग याद रखो, ठीक है। बाकी हम 2 ही श्रेणी की बात करेंगे, जो तीसरे श्रेणी है बच्चों इसमें कुछ देख लेंगे, बाकी ज्यादा देखना है नहीं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट कोई बच्चा लेना चाहता है तो इसको कॉपी में ऐसे आप आधे आधे में नहीं करना, पूरा भैया एक साथ करना है ना, 1 के बाद 2, 1 से 10, तो मतलब जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्वों को एक साथ लिखना बच्चों, ठीक है। चलें बाबू, ठीक है। यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिबेडनम, इसमें बहुत सारे अपवाद हैं भाई, बहुत सारे अपवाद। कोई बात नहीं, अपवाद है तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, अपवाद है तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना सर? चलो आगे चलते हैं। शुरू करें भाई, शुरू करें कहानी अगले पेज में। अगले पेज में मैंने कहा इसमें कितने अपवाद हैं बच्चों, तो इसमें आपको मैंने बताया था टोटल कितने अपवाद हैं। टोटल इसमें 6 अपवाद हैं बच्चों। टोटल कितने अपवाद हैं? 6 अपवाद हैं, मतलब 2 को छोड़कर 2 अपवाद, एक नियोबियम और मॉलिबेडनम में अपवाद। फिर बच्चों 1 को छोड़कर 4 अपवाद, ये अपवाद, ये अपवाद, ये अपवाद, ये अपवाद, ठीक है। बोलो सर 4 अपवाद हैं, ठीक सर। पहले तो बड़े प्यार से एक काम करो, तत्वों के नाम लिख लो, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, ठीक है सर। इधर भी सर रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ठीक है बच्चों। परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। बड़े प्यार से बोलो सर ठीक है।
ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ा सिस्टम से ऐसा सजा दिया। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। ट्रिक भी याद रहना चाहिए। तत्वों के नाम भाई 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48 तक रहता है बच्चों। ठीक है, पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। जैसे यहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेता हूं, किसका? 39 का, यूट्रियम का निकाल लेता हूं। तो क्या होगा बच्चों? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, ठीक है बच्चों, 4p6, 4d में इलेक्ट्रॉन 5s के बाद आएगा, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, इसके बाद 4d में आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, देखो कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 10 28 28 2 30 6 36 36 बच्चों, यहां तक में 36 आता है, यहां तक में 36 आता है। और 36 किसका नाम है भाई? जेनान का। किसका है? जेनान का। यानी 36 के बाद 4d1 और 5s2 कर सकते हैं, 5s2 कर सकते हैं। बोलो सर ये कैसे आ जाता है? देखो भाई, हर बार हम इतना लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, इतना लिखकर इसको जेनान लिखते चलेंगे, मतलब सब में जेनान लिखेंगे तो यहां तक की कहानी खत्म। यानी 36 आपको बच्चों 36 परमाणु क्रमांक होता है जेनान का। तो जेनान इतना लंबा चौड़ा ना लिख के जेनान लिख दिया करेंगे। ठीक है, इतना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 इतना ना लिखकर बच्चों सीधा हम जेनान लिख देंगे। और जब जेनान लिखेंगे तो 36 आपके खत्म हो जाएंगे, फिर 4d और 5s बचेगा, बस 4d और 5s बचेगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में ही प्रवेश करेगा। लेकिन अपवाद यहां पर झड़ी झड़ रहेगा, टेंशन न लो, अपवाद की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी, चिंता ना करो, पहले और दूसरे में अपवाद नहीं रहता। चलो शुरू करें बच्चों। देखना, मैं कहता हूं जेनान है, जेनान ही होता है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप लोग कि क्रिप्टॉन होता है। जेनान बहुत अधिक होता है सर, क्रिप्टॉन होगा सर, क्रिप्टॉन 36। देखो भाई, देखो मैं बताता हूं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। तो भाई यहां पर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, 10, 18, 36, फिर 32 जोड़ दो बच्चों तो कितना हो जाना चाहिए? 32 जोड़ो, 18 18 54, फिर 32 जोड़ो यहां पे तो 6 हो जाएगा, 18 18 54 हो जाएगा बच्चों, और 6 हो जाएगा, और यहां पे 86, ये हो गया। तो 36 किसका होता है? क्रिप्टॉन का। लो भैया, लो 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 सर, क्रिप्टॉन होगा, क्रिप्टॉन। क्या होगा बच्चों? क्रिप्टॉन। ठीक है, क्या होगा? क्रिप्टॉन होगा, जेनान नहीं होगा, जेनान 54 है, वो आपके अगले वाले में जाएगा, तो क्रिप्टॉन होगा। तो क्रिप्टॉन 36 तक, ठीक है, परेशान मत होना सर कि वहां आर्गन लिख दिए थे, तो ये 36 हो गए बच्चों, 36 तक की कहानी खत्म। बचा कितना? 4d बचा। 4d में भरने के पहले आपका 5s में इलेक्ट्रॉन भराएगा बच्चों, 2 और इसमें 1 हो जाएगा। पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा उनके, कि भाई 36 हो गया खत्म, 36 के बाद 39, 3 ही तो बचा, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 1 इलेक्ट्रॉन। चलो सर, ये क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का मतलब हो गया बच्चों 36। जेनान अधिक हो गया, जेनान 54 होता ना, इसको मैंने लिख दिया था, जेनान 54 होता है। हम लोग ट्रिक से याद कर रखे। ट्रिक से कैसे भाई? ऐसा हमारा ट्रिक है इसका। इसका ट्रिक है, हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गए। ठीक है, हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गए बच्चों। तो ये आपका क्रिप्टॉन हो गया। अब देखना, बड़े प्यार से समझना, 40 है तो 36 तो खत्म हो गया, 4 बचा, तो 4 में पहले 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर 3d में बच्चों आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। यहां से अपवाद शुरू हो जाते हैं, यहां से अपवाद शुरू ये हो गए। देखना बच्चों, अपवाद यहां से शुरू होता है, देखो ना, नियोबियम मॉलिब्डेनम दोनों में अपवाद है। तो भाई 41 है, 41 में 36 बिक गए, 5 बचा बच्चों। तो इस बार अपवाद का मतलब यही है कि s में ही छेड़खानी होगा, 1 भरा, बचा 4, तो 3d में 4 हो गया।
छेड़खानी एस के ही साथ होता है। अपवाद का मतलब छेड़खानी एस के ही साथ होता है, डी के साथ नहीं होता है। डी को तो और मिल रहा तो उसको फायदा है, उसके छेड़खानी में क्या है भाई, छेड़खानी एस के साथ हो रहा है ना। परेशानी यहां एस को है, डी को नहीं है, क्योंकि एस का इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, एस का इलेक्ट्रॉन झटका जा रहा है भैया, समझ रहे हो भाई। और अगले ही कड़ी में भी ऐसे ही होगा। क्रिप्टॉन है, बोलो सर ठीक है क्रिप्टॉन है, इस बार बोलो 3D और यहां 4s, सॉरी 3D कहां, 4D है और 5s। अब एक काम करते हैं, 42 है, 36 बिक गए, टोटल 6 है, 6 है तो 6 बचे बच्चों, तो 1 इसमें और 5 इसमें। इस बार तो कर ही नहीं सकते इसमें हम, मतलब 4 कर नहीं सकते, क्योंकि अब तो ये 5 हो गया और अधिक स्थायी हो गया। तो जो 5 कंप्लीट कर रहा है वो तो एस से झीक झपट लेगा ही, क्योंकि वो और अधिक स्थायी हो गया, वो तो और अधिक स्थायी हो गया, तो वो झीकेगा झटके भैया। लेकिन अब ये टेक्नीशियम में कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बड़े प्यार से बोलता भैया एक काम करते हैं, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो और बचेगा 5, तो 5 हमारे पास है तो हम और अधिक स्थायी, ऐसे स्थिति बनता है बच्चों। ठीक है, कितने हैं भाई, 36 हो गया, 37 38 और 38 5 43, ठीक तो है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। छेड़खानी एस के साथ होता है, छेड़खानी कहां होता है, एस के साथ होता है। तो 18वें समूह के तत्वों का नाम पता है, हे नारायण अर्जुन करने से रंगभूमि में हार गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बच्चों, 5 और बचे हैं ना, चलो देखते हैं। फिर क्रिप्टॉन लिखते हैं, क्रिप्टॉन का मतलब 36 खत्म, अपने पास 4D है और 5s है। छेड़खानी किसके साथ, एस के साथ होगा। 44 में 36 तो क्रिप्टॉन ले लिया, वहां तक की कहानी, वहां तक परिवर्तन होगा नहीं, क्रिप्टॉन तक परिवर्तन नहीं होगा, क्रिप्टॉन तक परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक है, तो 36 एक 37 हो गया, बचा कितना सर, बचा कितना, तो 7 बचा, तो यहां पे 7, इस बार 6 कहीं पे आया ही नहीं, यही तो अपवाद है बच्चों। फिर क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है सर क्रिप्टॉन रहने दो। फिर 5s में, इसमें भी छेड़खानी होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इस बार 4D 9 है बच्चों, तो इस बार 8 हो गया। ठीक है, 7 है तो 8 हो गया, 9 अगले बारी में होना चाहिए। अब देखना और छेड़खानी होगा, और छेड़खानी होगा भाई, और छेड़खानी होगा। शुद्ध नहीं दिख रहा है, शुद्ध नहीं दिख रहा है। क्रिप्टॉन है भाई, क्रिप्टॉन है 3D 4D 8 और 5s 1। अब फिर से क्रिप्टॉन लिखो। ठीक है सर, क्रिप्टॉन का तो चल ही रहा, 36 तो खत्म है, 10 46 बचेगा। तो इस बार ये जो डी है ना, बड़ा मक्खी चूस है। एस को कहता है कि भाई तेरे से पूरा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर मैं 10 यदि ले लूं तो मैं थोड़ा सा स्थायी हो जाऊंगा, थोड़ा सा स्थायी हो जाऊंगा बच्चों। ये कौन कहता है, ये आपका पैलेडियम, पैलेडियम हो गया, हाँ पैलेडियम कहता है। अब हम जब सिल्वर में पहुंचेंगे, सिल्वर में पहुंचेंगे, क्रिप्टॉन हो गया, तो भैया 47 है, 36 खत्म, तो 5s में 1 इलेक्ट्रॉन और 4D में 10 इलेक्ट्रॉन, भाई 10 अधिक स्थायी है। और यहां पर बच्चों आपका कैडमियम है, कैडमियम पहुंच गए, क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन रहने दो, और ये 4D बच्चों 10 ही रहेगा, और 5s 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये प्यारे बच्चों आपका हो चुका है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोलो भैया किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, क्योंकि आगे की कहानी शुरू करते है ना, आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा यदि आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं ना, 12th लेवल में, तो इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना ही नहीं है। बोले सर क्यों, इसमें बच्चों ये जो आपका 5D या 6D इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना ही नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए आपका बच्चों लेंथेनम है, इसमें भी अपवाद है, इसमें भी अपवाद है, ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें भी अपवाद है। लेंथेनम का पहले आप लोग सीख लो। इसमें 2 अपवाद है, मैंने कहा ना कि आपका प्लेटिनम और गोल्ड है, प्लेटिनम और गोल्ड ये 2 अपवाद है।
ठीक है, जो बुक में बच्चों वही चीज हम बता सकते हैं, जो बुक में नहीं है उसे हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अपने से नहीं बता पाएंगे, इतने बड़े ज्ञाता नहीं है। ठीक है, पीएचडी हम नहीं किए हैं बच्चों, समझ रहे हो ना। चलो, जैसे लेंथेनम बच्चों आपका 57 है, तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, ठीक है, 3s2 3p6 4s2, ये 3d10 भी इलेक्ट्रॉन भरेगा, 4s2 4p6 4d10 इलेक्ट्रॉन भी भरेगा, 5s2 5p, देखो भाई 2 2 4 2 2 4 2 6 6 दूना 12 12 10 कितना हो जाएगा बच्चों 22, 2 2 4 2 6 6 दूने 12 और 12 10 कितना हो 22 23 24 हो गया, 24 6 30 30 30 10 कितना हो गया 40 40 42 42 6 48, और p6 हो गया है ना। अब इसके बाद बच्चों 6s2, ठीक है, 6p6 कितना हो गया 54 हो गया, क्या हो गया 54 हो गया। इसके बाद भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा कितना हो गया 2 2 4 है ना, 2 2 4 2 6 6 दूनी 12 12 10 कितना हो गया बच्चों 12 10 22 22 23 24 24 24 6 30 10 40 2 48 2 मत 50 6, तो यहां पे बच्चों आपका यहां पे काउंट करने में कितना आ रहा, काउंट करो भाई एक बार, 2 2 4 6 10 2 2 4 6 10 2 12 12 10 22 22 2 24 36 40 45 46 46 और 46 यहीं पे हो जाता है, 46 6 कितना हो गया, अरे भाई 46 6 52 तो 54, वही तो मैं कह रहा था भाई, यही तो मैं कह रहा था, 54 हो गया 54, फिर कितना हो गया बच्चों आपका 54 हो गया, तो भाई 54 हो गया। तो एक काम करता हूं ना, तो यहां पे आपका आएगा 5d, ठीक है बच्चों 5d में आपका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलो ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, 6s में भाई देखो कैलकुलेट करो, 2 1 3 6 3 9 10 11 10 11 10 कितना हो गया बच्चों 21, है ना, 21 6 कितना हो गया 27 28 29 10 39 40 41 42 43 44 45 45 6 51 6 भाई 6 51 6, इसका कैलकुलेशन मेरा गड़बड़ हो जाता है यार, इस बात देखो 2 2 4 भाई 1 मिनट, 2 2 4 4 2 6, कहीं पे गड़बड़ लिखा है क्या, 6 2 2 4 6 12 12 10 22 22 2 24 और 24 6 कितना होता बच्चों 24 6 30 30 10 कितना हो गया 30 10 40 41 42 और 42 6 48 48 2 50 और 50 के बाद यदि मैं आपसे यहां पे कह दूं 6p, कहीं पे और भी तो नहीं है p छूटा है क्या, 6p आपका बच्चों 6 और फिर यहां पे आपका आ जाएगा 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, ये चीज है बच्चों, ठीक है, ये चीज आपका आ गया। थोड़ा लंबा चला यार, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं लंबा चल गया है ना, पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका थोड़ा सा आप देख लो, 1s2 2s2 2p6 3d10 6s2 2 2 4 2 6, अच्छा
यहां पे गड़बड़ था यार, कहीं पे एक जगह छूटा था, इसीलिए तो गड़बड़ आ रहा था बच्चों। एक मिस्टेक के कारण 2 मिनट चले गए यार, एक मिस्टेक के कारण। और वो मिस्टेक शायद आप लोग पहले पकड़ लिए रहे होंगे, और वो मिस्टेक यहां पे था, यहां पे था 2p6 नहीं लिखा था। वाह रे भगवान, एक छोटी सी गलती काउंट में 10 बार गड़बड़ हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं यार बच्चों। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती 10 बार गलती हो गया। वही तो मैं कहा कि कहां पे गड़बड़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इतने साल से पढ़ाता रहूं, एक छोटी सी गलती 1s2 2s2 2p6। भाई काउंट तो पूरा 57 इलेक्ट्रॉन करना है ना। इसके बाद आपका 3s2 3p6, इसके बाद 3d में आता है 3d10 4s2 4p6। ठीक है बच्चों, फिर आपका 4d10 में भी भरेगा 5s2 5p6 5p6 5d में 1 इलेक्ट्रॉन और 6s2। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बच्चों टोटल 54 आ जाएगा। 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 10 28 28 2 30 6 36 36 10 46 47 48 और 6 54। इतना बढ़िया ये जेनान का आ गया 54, और बच्चों ये 5d1 और 6s2 आ गया। ये लो, ये चीज हो जाता बच्चों। ये जेनान लेंथेनम का आ गया, लेंथेनम का। भाई यहां से यहां तक आपका जेनान है ना, पूरा जेनान है। अब जैसे आपका हाफ नियम आएगा ना बच्चों, हाफ नियम आएगा ना, हाफ नियम की बात आएगी ना, तो हाफ नियम में बस इतना हो जाएगा। जैसे आपका 72 है ना, हाफ नियम है ना बच्चों, तो जेनान आप लोग जेनान लिख देना। जेनान कितना है सर? जेनान आपका 54 है। फिर यहां पर बच्चों 4f में 14 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भर जाएगा, है ना, और 5d में 2 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर d में थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लेवल हो गया था, इसलिए थोड़ा सा कहानी अभी ट्विस्ट है भाई, क्लास अभी और चलेगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, ये चीज था। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बच्चों n-1d कक्षा क्रमशः इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जाते हैं। आपको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चीज सीखने को मिला कि क्रमशः पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। आंतरिक कक्षा n-1d कक्षा के पहले बाह्यतम कक्षा उपकोष भरे जाते हैं। मतलब यहां पर मैंने ये बताया भैया, यहां पर मैंने ये बताया था, थोड़ा सा देखो कि पहले बाह्यतम वाला जो s है वो पहले भरेगा, इसके बाद अंदर वाला भरता है। इसके पहले भी था सर, हाँ देखो भाई, पहले यहां पर बताया s पहले भर गया, इसके बाद d में भरते हैं। चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन भरे, लेकिन पहले यहां भरना चाहिए, ये तब इसको भरेंगे। लेकिन वो अपवाद की बात अलग है, अपवाद की कहानी अलग है भाई, अपवाद की कहानी अलग है। यहां पे पहले हम s में भरेंगे, इसके बाद अंदर वाला भरेंगे, वो अपवाद में बात अलग है, अपवाद में बात अलग है बच्चों, ये चीज है। ठीक है, चलिए इसके बाद बोला गया है कि धन आयन निर्माण में पहले देखो भाई क्या बोला गया कि भाई पहले अपन ns में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद n-1d में भरेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और अंतिम में इलेक्ट्रॉन n-1d में प्रवेश करता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलना चाहिए, कोई क्रिया करेगा तो ऐसा नहीं होता है। जब धन आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो पहले यही त्यागेगा। ठीक है, याद रखिएगा। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों के बाह्यतम उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आपने पढ़ ही लिया कि s में भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, अधिकांश में 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ अपवाद है, बस हो गया। किंतु कुछ तत्वों जैसे कॉपर, क्रोमियम है ना, मोलिब्डेनम, अभी अपवाद बताया था बच्चों, आदि s उपकोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपवाद के कारण 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अर्थात अर्थपूर्ण या पूर्ण भरे कक्षकों में अधिक स्थायी, ये चीज आपको बताया था, स्थायित्व को ग्रहण करने एवं ऊर्जाओं की समानता के कारण होती है। पैलेडियम में ns कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बच्चों, पैलेडियम में ns में 0 इलेक्ट्रॉन है। सर कहां पे पढ़ाया था आपने? ये देखो पैलेडियम में बच्चों s में 0 इलेक्ट्रॉन है। इनकी समानताओं के कारण, ऊर्जाओं में समानता के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने हिसाब से व्यवस्थित हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, 4f उपकोष में प्रवेश करने से पूर्व 1 इलेक्ट्रॉन 5d में प्रवेश करता है, जैसे लेंथेनम, और यहाँ पे 5f। अभी जो बच्चों मैं समझा रहा था कि भाई साहब जब हम बात करते हैं कि 4f में पहुंचने के लिए, 4f में इसके पहले आपको 5d में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन है तो 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा ही नहीं। ठीक है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन 5d में प्रवेश करेगा, तभी 4f में प्रवेश करेगा। ये चीज कहानी बताई गई है बच्चों। तो ये कहानी का आज सार होता है खत्म। और नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है। थोड़ा सा क्लास लंबा चला है, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे ज्यादा टाइम खाया भाई यहाँ पे, ये जो टाइम खा लिया था लेंथेनम का, और इसमें एक छोटी सी गलती हुई थी कि 2p6 हमने नहीं लिखा।
और एक छोटी सी मिस्टेक पूरी जिंदगी कहानी खत्म कर देता है बच्चों। याद रखिएगा, सारी चीज क्लियर है, कहीं पे भी मिस हुआ होगा बच्चों उसको मैंने कंफर्म कर दिया है। और यदि कोई बच्चा नोट्स चाहिए भाई तो कांटेक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है 96 85 29 91 49। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना बेहतर क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम फ्री, यूट्यूब पे पूरा फ्री, ठीक है। हाँ लेकिन प्यार सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।